क्लिनिकल ट्रायल के अंदर इनरोल होते हैं तो उस सूरत में जो है वो अदर फैक्टर्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बाकायदा उनका वो एक उनका डॉक्यूमेंटेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनके टेस्ट किए जाते हैं, देन जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कैसे होता है? 5 स्टेप्स के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, जो कि है कंडीशनिंग, स्टेम सेल इन्फ्यूजन, न्यूट्रोपेनिक फेज है, इनग्राफ्टमेंट फेज है और पोस्ट इनग्राफ्टमेंट पीरियड है। ठीक है, इन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले जो कंडीशनिंग फेज है, कंडीशनिंग पीरियड जो है वो तकरीबन 7 to 10 डेज का होता है और इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है वो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये जो है वो कीमोथेरेपी और रेडिएशन के थ्रू जो है वो उसको कवर करने की कोशिश की जाती है, ताकि उनके ऊपर कीमोथेरेपी की जाती है, रेडिएशन लगाई जाती हैं, ताकि उनके अंदर जो मेलिगेंसी है, यानी कि अगर कोई ट्यूमर वगैरह बना हुआ है तो वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाए। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाया जाता है कि वो जो न्यू स्टेम सेल उसके अंदर आने हैं वो उसको रिजेक्ट ना करे, और इसके अलावा जो ओल्डर अनहेल्दी सेल्स होते हैं उनको रेडिएशन और कीमोथेरेपी के थ्रू ख़त्म करके जो नए सेल्स उसके अंदर ऐड करने हैं उनके लिए स्पेस बनाई जाती है। रेडिएशन और कीमोथेरेपी के एजेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने उनको किस लेवल पे यूज़ करना है। देन आफ्टर कंडीशनिंग फेज जो है सेल इन्फ्यूजन का प्रोसीजर आता है, सेल इन्फ्यूजन फेज आती है। ये जो है तकरीबन इन्फ्यूजन जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो 20 मिनट तक की जाती है। ठीक है, और इसके ये डिपेंड करता है कि इन्फ्यूजन कितनी है, इससे वेरी भी कर देता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 1 घंटे में 20 मिनट तक इन्फ्यूजन की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं उसको इन्फ्यूजन से पहले बाकायदा प्रोसेस किया जाता है, बाकायदा उनको जो है वो देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें डिप्लेशन ऑफ टी सेल्स होते हैं वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा प्री मेडिकेशन जो प्रोसीजर होता है वो सारा इसके अंदर होता है, और जो सेल्स होते हैं उनको इन्फ्यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, जैसे ब्लड करते हैं, इसी तरह जो है वो सेल को बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। ठीक है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का, किस स्टेज का जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद आती है जी न्यूट्रोपेनिक फेस। न्यूट्रोपेनिक फेस है ये 2 से 4 वीक तक रहती है। इसमें जो पेशेंट होता है उसके अंदर कोई इफ़ेक्टिव इम्यून सिस्टम उसका नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो हमने जो है उसका वो स्टेम सेल एंटर किए होते हैं और उसके ऊपर पहले रेडिएशन लगा के उनके अनहेल्दी जो सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करवाया होता है। तो उस सूरत में वहाँ पे माइन्यूट इंजरीज या कोई ज़ाहिर बात है कोई डेफिशिएंसी, कोई इन्फेक्शन या इस तरह कोई चीज़ आ जाती है, तो इसमें क्या होता है कि वो जो पेनिक कंडीशन होती है वो हील करती है, यानी कि वो पुअर हीलिंग होती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी हीलिंग होती है। इस हीलिंग के दौरान ये ख़तरा भी हो सकता है कि दोबारा से खुदा ना खास्ता उसको कोई नया इन्फेक्शन ना हो जाए। इस केस में उसको जो है वो सपोर्टिव केयर दी जाती है, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि वो सक्सेसफुली जो है वो इस फेज से पास आउट कर जाए। यानी कि इसमें जो एंटीबायोटिक है, जो केयर है वो बेसिकली इसी के लिए की जाएगी कि उसको पेन जो है वो कम से कम हो और उसके अंदर उसको जो है वो किसी जर्म इन्फेक्शन का ख़तरा ना हो। 2 से 4 वीक के अंदर जो है ये हीलिंग का प्रोसीजर तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जी इनग्राफ्टमेंट फेस होती है। इनग्राफ्टमेंट फेस जो है वो काफ़ी हफ्तों तक चलती है। इसमें क्या होता है कि जो हीलिंग प्रोसीजर जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका होता है और जो इसकी रेजोल्यूशन होती है वो भी स्टार्ट हो चुकी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो जितने भी इन्फेक्शंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं सारे के सारे। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैनल होता है वो ये होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन है उससे कैसे उस पेशेंट को बचाना है, उसके ऊपर वायरस के अटैक को कैसे बचाना है। बाकी ये जो प्रोसीजर होता है ये खुद ब खुद चलता रहता है। उसके बाद जी पोस्ट इनग्राफ्टमेंट फेस होती है। पोस्ट इनग्राफ्टमेंट फेस जो है वो महीनों से लेके सालों तक जा सकती है। इसका बाकायदा इसके जो हेलमार्क्स होते हैं वो ये होती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर टॉलरेंस की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर जो है वो इम्यूनो सप्रेशन होती है, वो अपनी क्रॉनिक डिजीज़ को मैनेज करने के काबिल होता है। और उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है इम्यून रिकग्नाइजेशन की, वो सारी की सारी जो है वो इसके अंदर कंप्लीट की जाती है।
टाइप्स ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल में देखें कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो टू टाइप की हो सकती है। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट हो सकती है और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट हो सकती है। अब इसमें देखते हैं कि ऑटोलॉगस और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट के अंदर क्या डिफरेंस है। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले स्टेम सेल्स जो होते हैं वो पेशेंट की बोन मैरो से या फिर उसके ब्लड से कलेक्ट किए जाते हैं। आफ्टर कलेक्शन उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि जो ब्लड और बोन मैरो होता है वो लेबॉरेटरी के अंदर लेके जाया जाता है और लेबॉरेटरी के अंदर उसको प्यूरिफाई किया जाता है और उसके अंदर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करवाया जाता है। देन उसकी क्रायो प्रिजर्वेशन होती है, यानी कि ब्लड और बोन मैरो जो होता है अगर वो फ्रोजन कंडीशन में है तो उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। उसके बाद कीमोथेरेपी होती है, हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती है पेशेंट को, जिसकी नतीजे में उसके अनहेल्दी सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। देन रीइन्फ्यूजन होती है, जो स्टेम सेल्स होते हैं वो दोबारा से उस पेशेंट के अंदर लगा दिए जाते हैं, यानी कि उसके अपने ही सेल जो है, ये सूरत में होता है कि अगर उसके कुछ सेल जो है वो हेल्दी हैं, कुछ सेल जो है वो अनहेल्दी हैं। अब अगर अनहेल्दी सेल्स को कीमोथेरेपी या रेडिएशन के साथ ट्रीट करेंगे तो वो हेल्दी सेल्स को भी तबाह कर देगा, इसलिए जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको पहले निकाल के उसको प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, फिर अनहेल्दी सेल्स को जो है वो वहाँ से ख़त्म करवाया जाता है रेडिएशन के थ्रू, और फिर जो पहले से निकाले हुए हेल्दी सेल्स होते हैं उनको अगेन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में देखें जी, इसमें एक डोनर होता है, एक पेशेंट होता है, यानी कि डोनर से जो है वो सेल्स लेके पेशेंट को दिए जाते हैं। इसमें भी पहला प्रोसीजर क्या होता है कि कलेक्शन की जाती है, स्टेम सेल जो है वो पेशेंट के बोन मैरो से और ब्लड से कलेक्ट किए जाते हैं। देन उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के थ्रू उसकी प्रोलिफरेशन की जाती है, उसके अंदर जो स्टेम सेल कंसंट्रेशन होती है वो किया जाता है। देन उनकी क्रायो प्रिजर्वेशन होगी, यानी कि अगर वो फ्रोजन फॉर्म में है तो उनको जो है वो फ्रीज कर लिया जाएगा। देन कीमियोथेरेपी के थ्रू जो है वो रेडिएशन के थ्रू उसको जो है वो पेशेंट्स को दिया, हाई डोज ऑफ रेडिएशन दी जाएगी पेशेंट को, और देन जो है वो जो सेल्स हैं वो उसके पेशेंट के अंदर जो है वो अनफ्यूज़ कर दिए जाएंगे, यानी कि इसमें एक देने वाला होता है और एक लेने वाला जिस सूरत में होते हैं जब उसके अपने बॉडी सेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट होता है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या होते हैं जी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं, किसी किस्म की अल्सर हो सकते हैं, या उसकी जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की जो है वो किसी किस्म की डिसफंक्शनिंग हो सकती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं, हेयर फॉलिकल जो होती है, हेयर लॉस, टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकता है, लंग्स के अंदर नमोनिया हो सकता है, ब्लड वेसल्स के केस में ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो डैमेज ब्लड वेसल्स हैं वो मतलब इन्फ्लेमेट कर सकती हैं। इसके अलावा लीवर में जो है वो जॉन्डिस यानी कि जरकान की जो है वो कंडीशन आ सकती है इस केस में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज यानी कि GVHD क्या होता है। GVHD जो है वो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन के केस में होता है। इसमें बेसिकली जो लिम्फोसाइट्स होते हैं डोनर के वो अटैक कर देते हैं होस्ट के सेल के ऊपर, इसलिए इसको ट्रीटेड किया जाता है स्टेरॉइड हार्मोन के ज़रिए या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के ज़रिए, ताकि वो होस्ट के सेल के ऊपर जो है वो इफेक्ट ना करे। और ये तकरीबन ट्रांसप्लांट के 100 दिन पहले जो है वो ये काम किया जाता है, ताकि उसकी जो किसी किस्म के अटैक का जो ख़तरा है या रिजेक्शन का जो ख़तरा है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। अगर जो है वो उसका GVHD सिम्टम्स क्या होती है, यानी कि अगर उसके जो ग्राफ्टेड सेल है उन्होंने होस्ट सेल के ऊपर अटैक कर दिया है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि जो स्किन के ऊपर रैशेस आ जाएंगे। इसके अलावा हेयर के अंदर जो है वो स्क्लेरोडर्मा हो सकता है, लिक्नाइड स्किन चेंजेस हो सकती है, इसके अलावा डीपिगमेंटेशन हो सकती है, आइज़ के अंदर जो है वो ड्राइनेस आ सकती है, इसके अलावा लंग्स के अंदर जो है वो ब्रोंकाइट के अंदर कोई ना कोई जो है वो नॉर्मेलिटी आ सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो है वो क्रॉनिक नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इसके अलावा एब्डोमिया हो सकता है यानी कि एब्डोमिनल पेन हो सकती है, लीवर के अंदर जो है वो उसकी बाइपेसी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, इसके अलावा जो है